वेलकम टू CZN क्लासेस। आइए स्टार्ट करते हैं प्रतियोगिता दर्पण। जून महीने का ये प्रतियोगिता दर्पण है। सबसे पहले राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखेंगे। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में यहाँ साइड से आपकी हेडलाइन बनाई गई हैं, कौन कौन इम्पोर्टेंट बातें हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहली पॉइंट को। असम में हिंसा की समाप्ति के लिए केंद्र, राज्य सरकार व दिमासा नेशनल लिबरेशन आर्मी के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। हिंसा असम की, मणिपुर की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की और दिमाशा नेशनल लिबरेशन आर्मी के बीच समझौता कर लिया गया है। ये रहा असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा समझौता संपन्न। इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे डिटेल में चलकर। पूर्वोत्तर में शांति की स्थापना व संपन्नता की दिशा में एक और बड़ी पहल के तहत इस क्षेत्र के दो राज्यों असम व अरुणाचल प्रदेश ने अपने सीमा विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कब किए हैं? 20 अप्रैल 2023 को। पूर्वोत्तर के इन राज्यों के बीच 700 किलोमीटर से भी अधिक सीमा को लेकर विवाद की स्थिति लंबे समय से बनी हुई थी। तो पॉइंट ये आया कि कितने किलोमीटर का विवादित एरिया था? तो 700 किलोमीटर। अब आगे महत्वपूर्ण बात है, इस टकराव को समाप्त करने के लिए असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिश्व शर्मा व अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में नई दिल्ली में, कहाँ समझौता हुआ? नई दिल्ली में 20 अप्रैल को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर दिए। केंद्रीय विधि मंत्री श्री किरण रिजिजू व दोनों राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। विधि मंत्री अब ये नहीं रहे हैं किरण रिजिजू जी, इनका मंत्रालय बदल दिया गया है। आगे इम्पोर्टेंट बात है, समझौते पर टिप्पणी करते हुए गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि असम व अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद को 1972 से अब तक नहीं सुलझाया जा सका था। इस विवाद के सिलसिले में लोकल कमीशन की रिपोर्ट 1972 को ही सरकारों से लेकर कोर्ट तक विवादित बनी रही। तो इसको डिटेल में उन्होंने समझाने का प्रयास किया। 72 से ये विवाद था। आगे, सीमा विवाद को सुलझाने में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के प्रयासों की सराहना करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दोनों ने इस विवाद को निपटाने के लिए एक क्षेत्रीय समिति बनाई, आम लोगों से बात की और इस प्रयास में सभी को शामिल करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि इस समझौते में सीमा से सटे 123 गांवों के निवासियों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखा गया है। अगला पॉइंट है, आम आदमी पार्टी को अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा, जबकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस व भाकपा, भाकपा मतलब भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, का यह दर्जा छिना है। दिल्ली, गोवा, पंजाब व गुजरात में आम आदमी पार्टी के चुनावी प्रदर्शन को देखते हुए इसे अब राष्ट्रीय स्तर की पार्टी का दर्जा चुनाव आयोग ने 10 अप्रैल 2023 को प्रदान किया। इसके साथ ही तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी व राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, ये महाराष्ट्र में जो एनसीपी चलती है, अब इसके भी दो खंड हो गए हैं। आप सभी जानते हैं अजीत पवार का गुट अलग हो गया है, जबकि उनके चाचा शरद पवार का गुट अलग है। इसके बाद में लिखा है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया गया है। इससे देश में अब राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दलों की संख्या 6 ही रह गई है। 6 कौन कौन से हैं? इनमें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, तो एक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, एक मार्क्सवादी है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार आपको बता दें केरल में है, और ये दोनों मिलके चुनाव लड़ते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और मार्क्सवादी। इसके बाद में अगली राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। नेक्स्ट है नेशनलिस्ट पीपुल्स पार्टी एनपीपी व आम आदमी पार्टी। आगे लिखा है, 2019 के लोकसभा चुनाव व उसके पश्चात हुए राज्य विधानसभा चुनाव में प्रदर्शन के आधार पर 3 राज्यों ने राष्ट्रीय स्तर के दल के रूप में दर्जा खोया है, जबकि आपने अब 4 राज्यों दिल्ली, गोवा, पंजाब व गुजरात में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा पा लिया है, जिससे राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता के लिए पात्रता इसे प्राप्त हो गई है। चुनाव आयोग के 10 अप्रैल के फैसलों से राज्य स्तरीय पार्टियों की मान्यता में भी फेरबदल हुए हैं।
राष्ट्रीय दर्जा समाप्त होने से एनसीपी अब केवल महाराष्ट्र में राज्य स्तरीय दल के रूप में पार्टी के रूप में रहेगी, जबकि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अब केरल, मणिपुर व तमिलनाडु में राज्य स्तर की पार्टी मानी जाएगी। विधानसभाई चुनावों में निष्पादन को देखते हुए तृणमूल कांग्रेस ने अरुणाचल प्रदेश व मणिपुर में राज्य स्तरीय दल का दर्जा खो दिया है, जबकि एनसीपी ने राकापा का मतलब वही है, एनसीपी ने गोवा, मणिपुर व मेघालय में तथा भाकपा ने पश्चिम बंगाल व उड़ीसा में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा खो दिया है। तृणमूल कांग्रेस को मेघालय में भी अब राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है वही आगे बताया गया है, उसको देख लेते हैं। आयोग के 10 अप्रैल 2023 को जारी आदेश के तहत उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल, आंध्र प्रदेश में भारत राष्ट्र समिति, मणिपुर में पीडीए, पुदुचेरी में पीएमके, पश्चिम बंगाल में रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी व मिजोरम में मिजोरम पीपुल्स कॉन्फ्रेंस का राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा समाप्त हो गया है। चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी को नागालैंड में राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता हेतु आवश्यक शर्त है, पहली है संबंधित दल को कम से कम 4 राज्यों में मान्यता प्राप्त हो अथवा पिछले लोकसभा अथवा विधानसभा चुनावों में कम से कम 4 राज्यों में कुल पड़े वैध मतों के 6% या अधिक मत प्राप्त हों तथा लोकसभा में इसके कम से कम 4 सांसद हों, अथवा अगली कंडीशन है 3 अथवा अधिक राज्यों से लोकसभा की कम से कम 2% सीटें इसे प्राप्त हों। आगे है राज्य स्तरीय दल के लिए आवश्यक दिशाएं। राज्य विधानसभा के पिछले चुनाव में वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त हुए हों तथा पार्टी के कम से कम 2 विधायक हों। अगला है एक और अथवा लगा के बताया गया कौन कौन सी बातें हो सकती हैं। लोकसभा के पिछले चुनाव में राज्य के वैध मतों की कुल वैध मतों कम से कम 6% मत प्राप्त हों और पार्टी को कम से कम 1 सांसद मिले। अगली कंडीशन है पिछले विधानसभा चुनाव में राज्य में कम से कम 3% मत प्राप्त किए हों या कम से कम 3 विधायक हों। विगत विधानसभा या लोकसभा चुनाव में राज्य में कुल वैध मतों का 8% मत उसे प्राप्त हों। अगली कंडीशन है राज्य में लोकसभा की प्रत्येक 25 सीटों में से कम 1 सीट उसे प्राप्त हो। ये कंडीशन थी। अगला है भारत में बाघ संख्या अब 3167, पांचवें चक्र की गणना यहाँ दिखाई गई है। भारत में बाघ संरक्षण के लिए चलाए जा रहे प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष इस वर्ष 2023 में पूरे हुए हैं। इस अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में क्या किया गया है, मैसूर विश्वविद्यालय में 9 अप्रैल 2023 को आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन करते हुए अखिल भारतीय बाघ अनुमान की सारांश रिपोर्ट जो 5वां चक्र है रिपोर्ट प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जारी की। बाघ गणना के 5वें चक्र की गणना में 2022 में देश में बाघों की संख्या के अनुमान बताए गए हैं। इस गणना में देश में बाघों की कुल संख्या 3167 बताई गई, जबकि 2008 की चौथे चक्र की गणना में यह संख्या 2967 थी। इस प्रकार 18 से 22 की 4 वर्ष की अवधि में देश में बाघों की संख्या में 200 की वृद्धि हुई है, जो 6.97% है। 2006 में पहली बाघ गणना से देश में बाघों की कुल संख्या 1411 थी। पहला चक्र 2006 में जब 1411 संख्या, दूसरा चक्र 2010 में 1706 संख्या, तीसरा चक्र 2014 में 2226 संख्या और पांचवें में और चौथे में अभी आपने देखा। बाघ संख्या के 2022 के ये आंकड़े अभी अंतिम नहीं है, जो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने के तथा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के शुभारंभ के अवसर पर जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों में 2022 में बाघ संख्या की रेंज अभी जारी नहीं है,
जैसे कि 2018 की गणना न्यूनतम 2603 व अधिकतम 3346, औसतन 2947 आंकलित थे। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने बाघों की राज्यवार स्थिति तथा विभिन्न बाघ अभयारण्यों में बाघों की संख्या के 2022 के आंकड़े भी अभी जारी नहीं किए हैं। 1 अप्रैल 1973 को जब देश में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, देश में बाघों की कुल संख्या 263 ही थी, जबकि देश में बाघ अभयारण्यों की संख्या 9 थी। वर्तमान में देश में बाघ अभयारण्यों की संख्या 53 है तथा बाघों की कुल संख्या 3167 है। इस प्रकार 50 वर्षों की इस अवधि में देश में बाघ संख्या 12 गुना से भी अधिक बढ़ी है। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश के 5वें चक्र की गणना के आंकड़े जारी किए हैं। इस तथ्य पर प्रसन्नता व्यक्त की गई कि आज़ादी के 75वें वर्ष में विश्व की कुल बाघ संख्या का 75% भाग भारत में है। देश में प्रोजेक्ट टाइगर की सफलता को प्रधानमंत्री श्री मोदी ने देश के लिए ही नहीं, संपूर्ण विश्व के लिए गर्व की बात बताई है। ये बाघ स्मारकों की कुछ सूची है जिनको हम लोग जरूर देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट भी प्रधानमंत्री मोदी ने 9 अप्रैल को जारी किया है। 53 जो टाइगर रिजर्व है उनको देख लेते हैं। पहला है कार्बेट टाइगर रिजर्व, उत्तराखंड में स्थित है। इसको 1973 और 74 में घोषित किया गया। बांदीपुर टाइगर रिजर्व 1973-74 में इसको भी घोषित किया है, कर्नाटक में स्थित है। मानस टाइगर रिजर्व 1973-74 में असम में स्थित है। कान्हा टाइगर रिजर्व, इसको भी 1973-74 में घोषित किया गया, मध्य प्रदेश में। सुंदरबन, ये भी 1973-74 में पश्चिम बंगाल। रणथंभौर 1973-74 में घोषित, राजस्थान। अगला है पलामू टाइगर रिजर्व, झारखंड में 73-74। सिमलीपाल, उड़ीसा 73-74। मेलघाट टाइगर 73-74, महाराष्ट्र। 73-74 मतलब आप समझ रहे हैं। 1973-74 में इन सभी को क्या घोषित कर दिया गया था, बाघ अभ्यारण्य। तो 9 थे मुख्य रूप से। बाघों की संख्या 300 के करीब करीब पहुंच गई थी। अगला है सरिस्का। 1978-79 में सरिस्का राजस्थान में स्थित है। पेरियार 1978-79 में केरल में। इंद्रावती 1982-83 में छत्तीसगढ़। बक्सा 82-83 में पश्चिम बंगाल। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व 1982-83 में आंध्र प्रदेश। नामदफा टाइगर रिजर्व 1982-83 अरुणाचल प्रदेश। दुधवा 1987-88 में उत्तर प्रदेश। कलाकड़ मुंदनथरई टाइगर रिजर्व 1988-89 तमिलनाडु। अगला है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 1989-90 बिहार। इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच टाइगर रिजर्व 1992-93 मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व 1993-94 मध्य प्रदेश। तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व 1993-94 महाराष्ट्र। अगला है डंपा टाइगर रिजर्व 1994-95 मिजोरम। पन्ना टाइगर रिजर्व 1994-95 मध्य प्रदेश। भद्रा टाइगर रिजर्व 1998-99 कर्नाटक। पेंच टाइगर रिजर्व 1998-99 महाराष्ट्र। पक्के टाइगर रिजर्व 1999-2000 में अरुणाचल प्रदेश में। सतपुरा टाइगर रिजर्व नामेरी टाइगर रिजर्व 1999-2000 में मध्य प्रदेश। नामेरी टाइगर रिजर्व 1999-2000 में असम में। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व 2008-9 में छत्तीसगढ़। अनामलाई टाइगर रिजर्व 2008-9 में तमिलनाडु। काजीरंगा टाइगर रिजर्व 2008-9 में असम। सतकोशिया टाइगर रिजर्व 2008-9 में उड़ीसा। अगला है डांडेली या काली टाइगर रिजर्व 2008-9 में कर्नाटक। अचान कमार टाइगर रिजर्व 2008-9 में छत्तीसगढ़।
मुदुमलाई 2007 में तमिलनाडु, संजय दुबरी टाइगर रिजर्व 2008-9 मध्य प्रदेश, पेरम्बीकुलम टाइगर रिजर्व 2008-9 केरल, नागरहोल टाइगर रिजर्व 2008-9 कर्नाटक, सह्याद्री टाइगर रिजर्व 2009-10 महाराष्ट्र, बिलीगिरी रंगनाथ टाइगर रिजर्व 2010-11 कर्नाटक, काबल टाइगर रिजर्व 2012-13 तेलंगाना, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व 2013-14 तमिलनाडु, नवेगांव नगजीरा टाइगर रिजर्व 2013-14 महाराष्ट्र, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व 2013-14 राजस्थान, अमराबाद टाइगर रिजर्व 2014 तेलंगाना, बोर टाइगर रिजर्व 2014 महाराष्ट्र, पीलीभीत टाइगर रिजर्व 2014 उत्तर प्रदेश, राजाजी टाइगर रिजर्व 2015 उत्तराखंड, कमलांग टाइगर रिजर्व 2016 अरुणाचल प्रदेश, ओरांग टाइगर रिजर्व 2016 असम, श्री विल्लीपुतुरु मेघामलाई टाइगर रिजर्व 2021 में तमिलनाडु, रामगढ़ बिस्धारी टाइगर रिजर्व 2021 राजस्थान और रानीपुर टाइगर रिजर्व 2022 में उत्तर प्रदेश। ये मुख्य बहुत ही इम्पोर्टेंट मुख्य बातें यहाँ पे जो थी उनको बताया गया है। अब एक और कोटेशन है, इसको देख लेते हैं। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस क्या है? देश में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर अब विश्व में बिल्ली प्रजाति के 7 बड़े जंतुओं बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर व चीता के संरक्षण व सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस यानी कि IBCA की घोषणा श्री प्रधानमंत्री मोदी ने 9 अप्रैल 2023 को मैसूर में मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूर्ण होने स्मरणोत्सव कार्यक्रम में की। गठबंधन की घोषणा करते हुए श्री मोदी ने बताया कि 2019 में विश्व बाघ दिवस पर एक कार्यक्रम में एशिया में अवैध वन्य जीव व्यापार व अवैध शिकार के विरुद्ध एक गठबंधन बनाने का आह्वान उन्होंने किया था। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस को इसी भावना का विस्तार बताते हुए उन्होंने कहा कि यह अलायंस विश्व के साथ बिग कैट्स के संरक्षण व सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करेगा। उन्होंने कहा कि इन प्रजातियों को शरण देने वाले देश इस अलायंस में शामिल होंगे। बिग कैट्स प्रजातियों के संरक्षण के लिए एक नए अलायंस की घोषणा करते हुए वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में भारत की अनूठी उपलब्धियों को उल्लेख भी प्रधानमंत्री ने किया। इस संदर्भ में उन्होंने बताया कि भारत एक ऐसा देश है जहां प्रकृति की रक्षा करना संस्कृति का एक हिस्सा है। उन्होंने इस तथ्य का उल्लेख किया कि भारत के पास दुनिया की कुल भूमि का 2.4% हिस्सा ही है, लेकिन यह ज्ञात वैश्विक जैव विविधता में 8% का योगदान देता है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा टाइगर रेंज वाला देश है, लगभग 30,000 हाथियों के साथ। यह दुनिया का सबसे बड़ा एशियाई एलिफेंट रेंज वाला देश है और एक सींग वाले गैंडों की सबसे बड़ी आबादी वाला सबसे बड़ा देश भी है। एक सींग वाले गैंडों की संख्या लगभग 3,000 है। उन्होंने आगे कहा कि भारत एशियाई शेरों वाला दुनिया का एकमात्र देश है और इन शेरों की आबादी 2015 में लगभग 525 से बढ़कर 2020 में लगभग 675 हो गई है। उन्होंने भारत की तेंदुओं की आबादी का उल्लेख भी किया और कहा कि 4 वर्षों में इसमें 60% से अधिक की वृद्धि हुई है। गंगा जैसी नदियों को साफ करने के लिए किए जा रहे कार्यों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कुछ जलीय प्रजातियां जिन्हें कभी खतरे में माना जाता था, उनकी संख्या में सुधार हुआ है। उन्होंने इन उपलब्धियों का श्रेय लोगों की भागीदारी और संरक्षण की संस्कृति को ही दिया है।